वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं क्यूरियसली एजुकेशन। एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत है। सबसे पहले पॉजिटिव कोट ऑफ द डे। राल्फ नडेर कहते हैं, द फंक्शन ऑफ लीडरशिप इज टू प्रोड्यूस मोर लीडर्स नॉट फॉलोवर्स। कितनी खूबसूरत बात जो है वो यहां पर इन्होंने शेयर की है। इनफैक्ट जो लीडर्स होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अगर लिस्ट बनाए तो उसमें एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ टू क्रिएट मोर लीडर्स। और जो सही में लीडर होते हैं ना, वो अपनी जो टीम है उसमें जो लोग रहते हैं तो उसमें से चुन चुन कर लोगों को लीडर्स बनाते हैं, और यही लीडर्स जो हैं वो फिर दूसरे लोगों को लीडर्स बनाएंगे। सो दैट्स व्हाट दिस इज ऑल अबाउट। जनरली लोग ये समझते हैं कि जल्दी हम लीडरशिप की पोजीशन पर आ जाए और बाकी सारे लोग जो हैं वो हमारे फॉलोवर्स रहें। ये थियरी या फिर ये जो सोच है ये इट्स डूम टू फेल। लेकिन अगर आप और ज़्यादा लीडर्स बनाने की कोशिश करेंगे देन यू विल रियलाइज कि आप एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज जो है उसकी शुरुआत करेंगे, जिसका लाभ और फायदा जो है वो सभी को मिलेगा। दोस्तों, आज हमारे टेबल पर हैं 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये गार्ड द हाउस नाम का टॉपिक है। दिस वन इज अबाउट पार्लियामेंट। फिर COP28 के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ जो श्रीलंका से आए हुए जो हमारे देश के नागरिक वहाँ पर रहते थे और फिर वो यहाँ पर आ गए, तो उनके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है। कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया ने एंट्री जो है वो टाइट की है, तो इसकी इम्पैक्ट जो है वो इंडियन स्टूडेंट्स पर और हमारे देश से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोग जो हैं उन पर एक इम्पैक्ट आती है। इज़न्ट इट? डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू गेट इन टच विथ मी देन यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया वेरियस डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स, और इनकी लिंक्स जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वी हैव लॉन्च्ड ए कोर्स, इसका नाम है लिमिटलेस लीडरशिप। आप स्टडी ग्लोज से इसको अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको ये स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गार्ड द हाउस। दिस December 13th पार्लियामेंट वाज फार लकियर देन इन 2001। आई एम श्योर आपको पता होगा कि 2001 में हमारी जो पार्लियामेंट है उस पर अटैक हुआ था। 13 दिसंबर की बात है, 13 दिसंबर 2001, 22 साल पहले की ये बात है। और कल यानी कि 13 दिसंबर 2023 को एक बहुत ही सैड इंसिडेंट हुआ हमारी पार्लियामेंट में। आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, दिस December 13 पार्लियामेंट वाज फार लकीयर, कि हम लकीली इतना बड़ा कोई मीन्स जो 2001 में जैसा अटैक हुआ था ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि अभी भी सिक्योरिटी के जो लेसन्स हमें सीखने चाहिए वो शायद हमने नहीं सीखे हैं। तो हमारे देश की जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ एक कोई बिल्डिंग नहीं है। इट्स नॉट जस्ट ए बिल्डिंग कि कोई एक जगह है जहां पर पार्लियामेंट नहीं। हमारे देश की पार्लियामेंट को तो हम कहते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी जो है इसका अगर कोई मंदिर है, उसका कोई टेम्पल है, तो वो हमारी पार्लियामेंट है। हमारे देश की डेमोक्रेसी जो है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर कोई पिलर है तो वो हमारी पार्लियामेंट है। हमारे देश का जो एक प्रकार का आप कह सकते हैं हमारा देश, हमारा जो विचार है, इसका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो वो हमारी पार्लियामेंट है। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसके साथ जुड़ी हुई है ये पार्लियामेंट, राइट। एंड डियर फ्रेंड्स, द थिंग इज कि यहाँ पर हुआ ऐसा कि लोकसभा चल रही थी और इसका सेशन जो है वो चल रहा था। विंटर सेशन इज ऑन, आई एम श्योर आपको पता होगा इसके बारे में। और हुआ ऐसा कि 2 लोग जो है वो घुस गए और फिर इन्होंने नारे लगाए। नारों के साथ साथ उन्होंने गैस कैनिस्टर जो हैं इनको यहाँ पर लॉन्च किया। और ये एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट जो है वो यहाँ पर हुआ कि ये विजिटर्स के तौर पर आए थे और फिर इन्होंने इंटरप्शन करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 13 दिसंबर की जो डेट होती है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है हमारी पार्लियामेंट के साथ। 2001 में अफजल गुरु और उसकी टीम ने हमारी पार्लियामेंट पर अटैक किया था। हमारे कुछ जवान जो है वो शहीद भी हो गए। तो कल जब पार्लियामेंट की शुरुआत हुई, हाउस जो है वो मोशन में आया, तो एवरी ईयर 13 दिसंबर जो है तो एक मौन रखा जाता है उन सारे जवानों के लिए जिन्होंने
हमारी पार्लियामेंट हमारे देश की रक्षा करने में अपने प्राणों की आहुति दे दी, सुप्रीम सैक्रिफाइस किया उन्होंने। और उसी दिन 13 दिसंबर को जय भारत इस प्रकार के शब्द बोलने वाले हमारे देश के यंगस्टर्स, राइट, वो जय भारत बोल रहे हैं, जय हिंद बोल रहे हैं, दूसरे भी स्लोगन्स उन्होंने बोले। एंड इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस प्रकार की हरकत जो है वो यंगस्टर्स ने की है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, राइट। आज से 22 साल पहले एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। उस समय पर क्या हुआ कि ये जो टेररिस्ट है ना, ये फेक सिक्योरिटी स्टिकर लेकर यहां पर पहुंच गए थे। और ये जो दो लड़के हैं और इसके साथ दो लड़कियां भी थी, उनको बाहर से ही अरेस्ट किया गया, राइट। इन्होंने इस प्रकार के जो कैनिस्टर हैं तो उन्होंने बाहर लॉन्च किया ऐसे, तो पुलिस वालों ने उनको भी अरेस्ट किया। तो ये सारे लोग जो है वो अभी प्राइमा फेसी स्टार्टिंग में तो यही नज़र आ रहा है प्रिलिमिनरी के, ये सब लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। ये इनका एक प्लान था। उन्होंने एक जो एमपी हैं तो वहाँ उनकी ऑफिस में जाकर, जो एमपीज होते हैं हमारे, राइट, तो आप उनकी ऑफिस में फॉर एग्जांपल आपके एरिया के जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, संसद सभ्य हैं, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उनकी ऑफिस से आपको एक विजिटर की टिकट मिलेगी, एक पास मिलेगा, जिससे आप पार्लियामेंट में जाकर जो प्रोसेस चल रही है उसको देख सकें। तो ये चीज़ इसलिए होती है ताकि आप एक देश के लोग जो हैं वो देख सके कि मेरे देश को कैसे चलाया जा रहा है। तो इस चीज़ के लिए ये फैसिलिटी होती है, और ऐसी फैसिलिटी जो है वो कंटिन्यूएशन में ही होनी चाहिए। लेकिन ये लोगों ने क्या किया, ये पास तो निकलवा लिया, लेकिन उसके बाद उसका दुरुपयोग किया है। नो लिथल वेपन्स इन्वॉल्व इन रिसेंट इंसिडेंट, यही सबसे लकीएस्ट चीज़ है। ये लोगों का कैनिस्टर जो है, मीन्स ऑफकोर्स अंदर जाते हैं तो आपको चेक किया जाता है, लेकिन इन्होंने प्लास्टिक की चीज़ें, मीन्स प्लास्टिक का कैनिस्टर था तो ये मेटल डिटेक्टर में डिटेक्ट नहीं हुआ। तो नई बिल्डिंग तो आ गई हमारी, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर अभी भी कुछ चीज़ें जो है वो करना बाकी हैं। इसी के साथ यहाँ पर तो बहुत हाई अलर्ट होने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारी इंडियन पार्लियामेंट को उड़ा देने की या फिर इस पर एक आतंकवादी हमला करने की धमकी जो है वो गुरपतवान सिंह पन्नून ने भी दी थी। अब ये चीज़ जो हो रही है तो इससे एक चिंता का विषय ये भी पैदा होता है कि हमारे देश के सबसे ताकतवर लोग, हमारे जो एमपीज़ हैं, राइट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो वो हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एमएलए जो होते हैं वो हमारे राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं राज्य लेवल पर, लेकिन एमपीज जो हैं वो तो पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ही पावरफुल रहते हैं सारे एमपीज, राइट। उनके पॉलिटिकल कनेक्शंस और सारी चीज़ें, मीन्स एक लंबा अनुभव, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर वो वहाँ पर बैठे हुए सेफ नहीं है तो ये भी प्रश्न उठता है ना कि हमारी सेफ्टी का क्या। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको लाइटली बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए, और नहीं लिया जाएगा भी, आई एम श्योर। और सरकार ने सीआरपीएफ जो हैं, सीआरपीएफ के जो डीजी साहब हैं, तो उनकी अध्यक्षता में एक स्पेशल ग्रुप बनाया है। ये इसका थरो इन्वेस्टिगेशन करने वाला है ये ग्रुप, और देखेगा कि क्यों ये चीज़, मीन्स ये इंसिडेंट जो है हुआ, तो हुआ कैसे ये लोग जो हैं वो बचकर अंदर तक पहुंच गए। दुबई, व्हाट वाज सेड इन दुबई। इंटरनेशनल कम्युनिटी लगभग आप समझ लीजिए पिछले 3 दशकों से, 30 सालों से इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो फॉसिल फ्यूल को डायरेक्ट मेंशन करने से मुंह छुपा रही थी, क्योंकि जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, जो गैस प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनका रेजिस्टेंस काफ़ी रहता था। और ये जो ऑयल और गैस कंपनीज होती हैं तो बहुत ही ताकतवर होती है ये, राइट। बहुत सारे रिसोर्सेज, कितनी सारी जॉब्स जनरेट करते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, राइट, बड़ा नाम होता है। फॉर एग्जांपल हमारे देश की ही बात करें तो कि रिलायंस जो है तो ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो यू कैन इमेजिन कि वो कितने ताकतवर है मुकेश अंबानी, एज वी ऑल नो। तो इस प्रकार से जो भी ऑयल कंपनीज के हेड होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, राइट। उठना बैठना उनका जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ रहता है, बिकॉज दैट्स वेयर दे आर। तो इसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में कभी भी इस चीज़ को लेकर उतना ज़्यादा मेंशन नहीं रहता था। लेकिन COP28 जो है इसमें एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इनको मेंशन किया गया है। और सुल्तान जबैर जो हैं COP28 के जो प्रेसिडेंट थे, वो
ये जो एडनॉक है यूएई की सरकारी ऑयल कंपनी जो है, तो उनके सीईओ हैं और उनकी अध्यक्षता में COP28 हुई। और हमने ये भी देखा था ना कि इट इज़ बिट आयरोनिकल के ऐसी चीज़ हो रही है, लेकिन अच्छी चीज़ ये भी हुई। अब अगर हम देखें तो इसमें से गुड थिंग ये है कि फॉसिल फ्यूल को कट डाउन करने की, धीरे धीरे इसको ख़त्म करने की बातचीत जो है ये इम्पोर्टेंट साबित हुई, या फिर इसके बारे में मेंशन हुआ कि क्लाइमेट चेंज जो है इसका रूट कोज अगर कोई है तो दैट इज़ फॉसिल फ्यूल्स। तो दिस इज़ ए गुड थिंग। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर फॉसिल फ्यूल बंद हो जाएगा, नहीं, धीरे धीरे करके जो है इसका प्रोडक्शन कम होगा, धीरे धीरे करके इसका कंजम्पशन कम करने की बात है। और ये चीज़ तो है कि फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री जो है वो एक लंबे समय तक अब नहीं चलेगी। हो सकता है कि 2-3 दशकों के बाद, या फिर मैक्सिमम आई वुड से 5 दशकों के अंदर ये इंडस्ट्री जो है वो बंद हो जाएगी। इट्स लाइक टाइपराइटर जो हुआ करते थे, तो टाइपराइटर जो है एक समय पर ऐसा लग रहा था कि टाइपराइटर कभी नहीं जाएंगे, लेकिन टाइपराइटर जो है वो जाने लगे, मीन्स खत्म हो गया ना। सेम थिंग गोज विद हॉर्स कार्ट, जो घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी तो लोगों को लगा कि इससे कोई बढ़कर चीज़ ही नहीं है, लेकिन जब गाड़ियाँ बनने लगी तो फिर घोड़ा गाड़ी जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ ऐसे लोकेशंस पर देखने को मिलेगी। इट्स लाइक मोर लाइक ए सिग्नेचर जैसी चीज़ें हो गई। सिग्नेचर इन द सेंस कि उस जगह पर आप जा रहे हैं तो वहाँ पर एक हेरिटेज और इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए घोड़ा गाड़ी है, वरना उसका रेगुलर ट्रांसपोर्ट में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, जस्ट फॉर लेजर और प्लेजर के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो सेम थिंग गोज विद फॉसिल फ्यूल। होपफुली फ्यूचर में फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। COP28 जो है इसने लॉस एंड डैमेज फंड को ऑपरेशनलाइज किया। $800 मिलियन जो है वो इस फंड में इकट्ठा हो गए, तो इट्स अ गुड थिंग। लेकिन जो पैसे चाहिए उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। लेकिन हमने यही चीज़ देखी थी ना कि इसमें पॉजिटिव हम क्या ले जा सकते हैं घर, तो दैट इज़ के लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो स्टार्ट तो हो गया, दैट इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। फिर G20 में जो इंडिया की प्रेसिडेंसी के तहत जो एक मिटिगेशन को लेकर जो तय किया गया था कि भाई 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनको 3 गुना ज़्यादा बढ़ाना है, और हमारी एनर्जी एफिशिएंसी जो है ये 2030 तक डबल हमें करनी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुबई के COP में हमें नज़र आई। इसी के साथ जो भारत ने पहले से कहा है कि भाई फेस डाउन करना है, राइट, फॉसिल फ्यूल के बारे में भारत ने कहा कि सिर्फ कोयले की बात नहीं हो सकती, और सिर्फ कोयला जो है दैट इज़ नॉट कल्प्रिट। आपको अगर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक्शन लेनी है तो यू हैव टू फोकस ऑन ऑल फॉसिल फ्यूल, कॉम्प्रिहेंसिव फॉसिल फ्यूल रिडक्शन। तो इस चीज़ को भी सपोर्ट जो है वो किया है 28 में। और COP27 में इंडिया वाज द फर्स्ट नेशन टू डिमांड फेस डाउन। इंडिया ने कहा धीरे धीरे करके इसका कंजम्पशन हमें कम करना है। मोदी साहब ने जो लाइफ, मैंने इसको बहुत हेविली प्रमोट भी किया था और आज भी करता हूँ, राइट, लाइफ जो है मिशन लाइफ, तो लाइफ मिशन, तो ये क्या है आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो इट्स अबाउट कि हम सब जो हैं, जो कहते हैं ना ऑल ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर आप कह सकते हैं ऑल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच, राइट, ऑल ऑफ द ग्लोब अप्रोच, कि हर एक व्यक्ति जो है इस पृथ्वी पर, सभी को अपना अपना रोल प्ले करना है इस क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो भी हमें यूएई के इस सेशन में देखने को मिली। सर्कुलर इकोनॉमी, प्रोडक्शन पैटर्न्स, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों को हमने काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। और ग्लोबल स्टॉक टेकिंग जो है, आज जीएसटी का मतलब यहाँ पर इट्स नॉट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन जो है, इट्स नॉट ट्रिकी टू बी ऑनेस्ट, अगर रेगुलरली आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए। लेकिन लेट मी रिमाइंड यू कि एग्जामिनेशन में आपको पूछा जा सकता है कि COP28 में जीएसटी का मेंशन हुआ है, तो ये जीएसटी जो है इसका मतलब क्या है। ग्लोबल स्टॉक टेकिंग, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसके अलावा दूसरी चीज़ें वो कह सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, इट इज़ ग्लोबल स्टॉक टेकिंग। ग्लोबल स्टॉक टेकिंग क्या है, इट्स बेसिकली देखना है, इवेल्युएट करना है कि अभी तक कितनी तरक्की की और आगे हम क्या करेंगे। दैट्स व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, राइट। तो ग्लोबल स्टॉक टेक ने तो ये कहा है कि 2.7 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाएगा अगर जिस प्रकार से हम जा रहे हैं इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहे तो। लेकिन जीएसटी का सबसे नेगेटिव पॉइंट अगर कोई है तो इसने कोई भी एक्शनेबल गाइडेंस जो है वो इश्यू नहीं किया है। तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी मिस्ड बाय जीएसटी।
राइट। और कॉप 28 ने भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस कर दी। इसी के साथ चाइना के प्रति एक प्रकार की लीनियंसी रहती है। देखिए चाइना जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस की आप बात करें तो क्वार्टर यानी कि लगभग 25% जितना आज जो है वो एमिट करने वाला अगर कोई देश है तो दैट इज चाइना। तो 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे अगर हमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर रखना है तो चाइना को ये रिडक्शन करना ही पड़ेगा। और जीएसटी ने इस बात को चाइना को जो है वो मेंशन नहीं किया है, राइट। प्लेजेस जो ले रहे हैं दैट इज नॉट सफिशिएंट। डिमांड्स जो हैं मीन्स प्लेजेस ले रहे हैं उससे नहीं होगा। वी नीड अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो मिस हो रही है इस जीएसटी में से। डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो कंसिस्टेंटली उनका यही बिहेवियर रहा है, राइट। देखिए यूएसए जो है इट हैज़ बिकम द लार्जेस्ट ग्लोबल ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर। आज यूएसए जो है वो दुनिया का 25% जितना नेचुरल गैस पैदा करता है और 15% जितना क्रूड ऑयल जो है वो निकालता है। और बाइडेन साहब ने अभी कुछ नए ऑफशोर लीजेस जो हैं उनको अप्रूव किया है। लेकिन जब $100 बिलियन जो फाइनेंस देने की बात है एज पर कॉप 21 पेरिस एग्रीमेंट, तो यहाँ पर ये देने से डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो कभी भी अपनी जेब में हाथ नहीं डालते या फिर बहुत ही हिचकिचाते हुए डालते हैं। तो ये लॉस एंड डैमेज फंड में भी यही चीज़ हमें देखने को मिले कि यूएसए ने कितने कुछ $17 मिलियन ही दिए हैं। दिस इज पीनट्स फॉर यूएसए। चलो अच्छी बात यह है कॉप 26 की कि अटेंडेंस जो है, सॉरी यहाँ पर एक छोटी आई थिंक टाइपिंग एरर हो चुकी है। कॉप 28, तो कॉप 28 जो हैं इसमें 70,000 अटेंडीज आए। इससे पहले का रिकॉर्ड कॉप 21 का था। पेरिस एग्रीमेंट जो है कॉप 21, तो उसमें 30,000 जितने लोग आए थे, इसमें 70,000 लोग आए। और बिजनेस वाले भी थे, लॉबिस्ट थे, तो लोगों का कहना यह था कि इनको यहाँ पर क्यों बुलाया है। लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्लाइमेट रेजोल्यूशन के लिए, क्लाइमेट एक्शन के लिए बिजनेसेस जो हैं उनको हमें स्टेक होल्डर बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और लेट्स होप के यूएई कंसेंसस जो हैं तो ये जल्द से जल्द चीज़ों को सॉल्व करें एंड लेट्स होप के सारी दुनिया जो है वो मिलकर इस पर काम करें। एंड द अनसर्टेनिटी सेंटर्स प्रोएक्टिव अप्रोच टू रिजॉल्व इश्यूज ऑफ श्रीलंकन रिपाट्रिएट्स इज मस्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने एक 40 साल पुराना सिटीजनशिप वाला जो केस था उस पर एक स्टैंड लिया है। 40 साल पुराना केस। जस्टिस डिनाइड, राइट, क्लियरली जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर इतने सालों के बाद न्याय भी मिलता है तो ये न्याय जो है वो किस काम का। ये जो केस है ये टी गणेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अदर्स का केस है। मदुराई की जो बेंच है जजमेंट, तो 30 नवंबर को जज साहब जो हैं या फिर ये बेंच जो है उसने एक जजमेंट दिया और जो भारत की सरकार है उसको आदेश दिया कि ये जो व्यक्ति हैं, ये जो पिटिशनर हैं, उसको एक भारत के नागरिक के तौर पर ट्रीट किया जाए और इनके परिवार को, इनको बेसिकली इंडिया की सिटीजनशिप जो है वो दी जाए, ठीक है। और जो तमिलनाडु की सरकार के द्वारा रिलीफ मेजर्स प्रोवाइड किए जाते तो ये सारे इनका लाभ जो है वो इस व्यक्ति को मिले, गणेशन जो है उनको मिले। अब गणेशन जो है ही इज 69 ईयर ओल्ड पिटिशनर और 40 साल पुराना केस है। वो 70 के हो गए, ये जब वो 29 के होंगे तब उन्होंने ये केस फाइल किया होगा। और बेसिकली वो करूर कैंप जो हैं उसमें रेफ्यूजी के तौर पर उनको ऐड किया गया। 1990 में वो भारत आए, उनके पास इंडियन पासपोर्ट था जो कैंडी में 82 में इश्यू किया गया था। लेकिन फ़ोटो का एक उसमें था कि फ़ोटो उनकी जो थी वो काफ़ी यंग फ़ोटो थी, तो सरकार ने पासपोर्ट को तो कहा कि भाई पासपोर्ट बराबर है लेकिन फ़ोटो जो है वो मैच नहीं हो रही है। इस हिसाब से ये जो गणेशन है तो उनको एज एन श्रीलंकन ट्रीट किया जाता था। ऑथोरिटीज़ ट्रीट हिम एज श्रीलंकन रेफ्यूजी। और फिर ये एक लंबे समय की लड़ाई जो है वो लड़ते रहे, इतने समय से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और गणेशन का केस जो है इट इज़ नॉट ए यूनिक केस। कोर्ट नोट्स 5,130 IOT एप्लीकेंट्स फॉर सिटीजनशिप। मार्च 2023 का डेटा ये कहता है कि सिर्फ तमिलनाडु में 91,000 जितने रेफ्यूजीज जो हैं वो वहाँ पर है और 58,000 जितने जो हैं वो रेफ्यूजी कैंप्स में आज भी जी रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कितने सालों से लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं और उनकी जनरेशन्स, उनके एस्पिरेशन, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। कोई अगर ब्रिलियंट भी है, उनको कहीं पर बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना है तो भाई अभी सिटीजनशिप ही क्लियर नहीं हुई, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, आप नहीं जा पाएंगे। तो जस्टिस GR स्वामीनाथन जो हैं तो इन्होंने
मीन्स बहुत ज़ोर देते हैं इस बात पर कि भाई इसको जल्द से जल्द हम सॉल्व करें। पिछले 15 महीनों के अंदर जज साहब जो हैं उन्होंने ये जो हमारे इंडिया के सिटीजन्स लेकिन श्रीलंका में रहने वाले लोग जो वापस आए तो उनको बचाने के लिए या फिर उनके लिए एक स्टैंड जो है वो लिया है। कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट जो है उनके प्रोविजंस को भी इंटरप्रेट किया। अब यूनियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि हम यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन का पार्ट नहीं है, इंडिया हैज़ नॉट साइंड दिस थिंग, और हम ना तो 1967 का जो प्रोटोकॉल है उसका पार्ट है, लेकिन इसके बावजूद भी हम नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। यू नो व्हाट इज़ नॉन रिफॉल्वमेंट? इसका मतलब ये रहता है कि यहाँ पर जो श्रीलंका का केस है तो लोग श्रीलंका से हमारे देश भारत आए, मान लीजिए कि ये लोग इंडिया के नहीं हैं, ये श्रीलंकन ही हैं फॉर एग्जांपल, क्योंकि वो श्रीलंका को छोड़कर आए हैं हमारे देश और वहाँ पर लेट्स से वॉर लाइक सिचुएशन है, तो वहाँ पर वो वापस जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो सकती है, उनकी लाइफ जो है वो डेंजर में है। तो इंडिया ने भले ही यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन या फिर 1967 का प्रोटोकॉल साइन ना किया हो, उसके बावजूद भी हम नॉन रिफॉल्वमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब यह है कि हम उनको वापस नहीं भेजेंगे जब तक चीज़ें वहाँ पर शांत ना हो जाए। इंडिया को लगेगा कि नहीं अब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो चुकी हैं, तभी उनको वापस भेजा जाएगा, वरना इंडिया कभी भी उनको वापस नहीं भेजा जाएगा। तो यही चीज़ जो है वो यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन कहता है, 1967 का प्रोटोकॉल कहता है कि भाई आपको उनको वापस नहीं भेजना है, क्योंकि अगर वो वापस जाएंगे तो फिर उनकी मृत्यु हो सकती है, उनको डैमेज हो सकता है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो श्रीलंका की सरकार के साथ बातचीत करके इसका एक सॉल्यूशन निकाले और एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखने की ज़रूरत है कि रेफ्यूजीज़ जो हैं तो उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का एक मीन्स, देखिए आज हमें लगता है कि ये लोग हमारे देश क्यों आ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी समय की बात है। अगर समय चेंज हो जाए, भगवान ना करे कभी भी किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन अगर समय चेंज हो जाए, राइट, और ऐसा नहीं है कि युद्ध की वजह से ही, अब क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो लोगों जहाँ पर रहते हैं ना वो चीज़ों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन कि गुजरात के ही लोगों को, गुजरात के कुछ लोग जो हैं तो उनको गुजरात छोड़कर महाराष्ट्र जाना पड़े और फिर महाराष्ट्र के लोग जो हैं वो इस प्रकार से उनको ट्रीट करें तो उनको कितना बुरा लगेगा। तो यहाँ पर श्रीलंका से जो लोग आए हुए हैं इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो हमारे देश के इंडियंस हैं, राइट, वो एक समय पर वहाँ पर चले गए थे लेकिन वो हमारे देश के ही हैं। तो अब यहाँ पर आ रहे हैं और उनको रेफ्यूजी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो जस्ट इमेजिन के उनको कैसा फील हो रहा होगा। तो ये चीज़ जो है वो समझने की ज़रूरत है और इसका एक राइट सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकालने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया टाइटन्स एंट्री। ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी को एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि अभी हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो रहे हैं। तो एंटोनी एल्बनीज़ साहब की जो सरकार है उसने ये डिसाइड किया है कि 2 सालों के अंदर चीज़ें जो हैं इसको कम्प्लीटली चेंज किया जाएगा और माइग्रेशन के नंबर्स जो हैं उनको कंट्रोल में लाया जाएगा। सस्टेनेबल लेवल पर माइग्रेशन जो है वो किया जाएगा, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध माइग्रेशन जो है वो चलता रहे। ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश है, भारत से भी बहुत बड़ा है, राइट, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 3 गुना तो बड़ा होगा, 3 या 4 गुना बड़ा होगा, और पॉपुलेशन आप जानते हैं ना के बराबर है वहाँ पर, राइट। ऑस्ट्रेलिया में रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी ऑस्ट्रेलिया की हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो बहुत सारे जो लोग हैं और डेवलप्ड देश है, तो बहुत सारे डेवलपिंग देशों से लोग जो हैं वो वहाँ पर जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया है, चाइना है, दूसरे जो आसियान के देश हैं उसमें से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। लोग जनरली जो हैं वो स्टूडेंट के तौर पर वहाँ पर जाते हैं और फिर क्या करते हैं कुछ लोग के, वैसे तो स्टूडेंट के तौर पर उन्होंने एंट्री ले, लेकिन फिर जो लो स्किल्ड वर्क्स हैं वो करना पड़ता है उनको, उनकी मजबूरी है, तो इसलिए यहाँ से स्टूडेंट मीन्स एक जो कॉलेजेस होती है ना ऐसी डमी कॉलेजेस, या फिर उतनी ज़्यादा कोई ख़ास कॉलेजेस नहीं होती हैं, तो ऐसी कॉलेजेस से मीन्स उन कॉलेजेस के पास लाइसेंस आ जाता है वहाँ का, और फिर वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं उनको एडमिशन देते हैं, फिर स्टूडेंट्स वहाँ पर रेगुलरली क्लास अटेंड करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर जो हमारे सो कॉल्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो वहाँ पर फुल टाइम जॉब करते हैं। वैसे उनको पार्ट टाइम जॉब ही अलाउड है, लेकिन फिर वो फुल टाइम जॉब करते हैं और पैसे बचाते हैं और अपना करियर बनाने के लिए इस प्रकार का एक रास्ता जो है वो एक लंबे समय से अलग अलग देशों में, डेवलप देशों में, भारत के और दूसरे देशों के लोग जो हैं वो करते आए, डेवलपिंग देशों के लोग, राइट। तो अब क्या होता है कि क्योंकि ये लो स्किल्ड वर्कर्स जो वहाँ के हैं ऑस्ट्रेलिया के, राइट, तो इनको फिर इनकी वजह से काम नहीं मिलता है, तो फिर सरकार तो नाराज़ होगी ही। तो अब ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने यह तय किया है कि जो हाई स्किल्ड वर्कर्स हैं उनके लिए चीज़ें ईजी होगी, लेकिन जो लो स्किल्ड वर्कर्स हैं तो उनके लिए चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होगी। स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश टेस्ट स्कोर जो हैं तो अब हायर टेस्ट स्कोर क्रिएट करना पड़ेगा।
इसी के साथ जो सेकंड वीज़ा एप्लीकेशन है, इट्स लाइक कि आप एक बार वहाँ पर पहुँच गए, फिर आप अपना वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए जो सेकंड वीज़ा एप्लीकेशन करते हैं, तो आज हमारे देश के कुछ 6.5 लाख जितने फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, राइट, जो सेकंड वीज़ाज पर हैं, आई बेग पार्डन, यस, ये मीन्स जहाँ तक ये आंकड़ा मुझे पता है, ये हमारे देश के ही हैं। हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में जो 2+2 की मीटिंग हुई, तो उस समय पर भी हमने ये आंकड़ा जो है वो देखा था। तो लाखों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेकंड वीज़ा पर हैं, तो इनको सेकंड वीज़ा एप्लीकेशन में हैं, तो इनकी अच्छे से स्क्रूटिनी की जाएगी। एंड यही चीज़ जो है वो आपको दूसरे देशों में भी देखने को मिल रही है। ब्रिटेन जो है वो भी माइग्रेशन जो है उसको कम करेगा, स्किल्ड लोगों को ऑफ कोर्स एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन अनस्किल्ड या फिर लो स्किल्ड लोग जो हैं तो उनकी एंट्री जो है वो उस पर एक ब्रेक लगाई जाएगी। और यूएसए भी यही करता है, कनाडा ने भी यही चीज़ जो है वो फॉलो की है। कनाडा जो है उसने भी रिसेंटली एंट्री जो है, स्टडी परमिट जो है उसको काफ़ी ज़्यादा टफ किया है। हमारे देश में चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई हैं। सेंसेक्स जो है इसने 70,000 मार्क को क्रॉस किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों को यहाँ पर जॉब्स मिल रही है। बेटर फ्यूचर के लिए आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, लाखों लोग जो हैं, वो यही सोचते हैं कि फ़ॉरेन जाना ही बेस्ट है। तो यहाँ पर सरकार जो है, मीन्स एज ए इकोनॉमी, वी हैव टू क्रिएट गुड क्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ ताकि हमारा ब्रेन ड्रेन जो है वो ना हो। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू चेक आउट दिस कोर्स ऑन स्टडी ग्लोज मोबाइल ऐप। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।